हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? तो आज आप सभी का स्वागत है दिव्या त्रिपाठी यानी कि हमारे परिवार के में सबको सभी का स्वागत है। जल्दी सारे लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे कि सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जा रही है नहीं, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए। जल्दी से गाइस एक बार कंफर्मेशन देंगे सारे लोग। क्लियर है? ओके। तो आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं, देखो मैंने सोचा यार कि तुम लोग को ना कुछ नई नई चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले माउंट बैटन की डायरी के बारे में। यार देखो, माउंट बैटन की डायरी को गुप्त रखने के लिए, दुनिया के सामने ना लाने के लिए ये जो यूके की गवर्नमेंट है ये करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अगर हम इंडियन रुपए की बात करें तो ऐसे इन्होंने बाकायदा दिया है $8 लाख, ताकि माउंट बैटन की डायरी जो है वो दुनिया के समक्ष ना आए। आखिर ये मुद्दा उठा कैसे, और ये सारा जो पूरा कंट्रोवर्सी का जो मामला है ये भारत के विभाजन और भारत में नेहरू जी से जुड़ा हुआ हमें कैसे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हुए हम जानेंगे इसके बारे में। अब देखो भाई, पहले ना यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं ताकि तुमको पूरा सिनेरियो जो है वो हम समझा पाए। एक ऑथर हैं, एंड्रयू नाम है जिनका, इंग्लिश ऑथर है। ये माउंट बैटन के जीवन के बारे में लिख रहे हैं। उनकी किताब का नाम भी हम आपको बताएंगे कि किताब का उनका सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने रखा क्या है इस किताब का नाम, जिसके बारे में माउंट बैटन के बारे में लिख रहे हैं, उनकी पूरी जीवनी लिख रहे हैं। चूँकि उनका ये दावा करना है कि माउंट बैटन की ना एक आदत थी, अब उसे अच्छी आदत मानो या बुरी आदत मानो, उनकी एक आदत थी कि उनकी लाइफ में चाहे कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही हो माउंट बैटन के बारे में या कोई नेगेटिव चीज़ हो रही हो, वो सारी चीज़ें डायरी में रिकॉर्ड करते थे। सिमिलरली ये हैबिट जो थी उनकी वाइफ में भी सिमिलर चीज़ें थी, जिसे लेडी माउंट बैटन के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो ये सिमिलर आदत उनमें भी थी। अब माउंट बैटन बोल रहे हो मैम, तो माउंट बैटन से तो हमको सीधा सीधा एक बात समझ में आ रहा है। सीधी सा बात क्या समझ में आ रहा है कि मैम ये वही माउंट बैटन तो नहीं है जिनके बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि विभाजन के वक्त ये आखिरी वॉइस रॉय रहे थे। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल के टाइम पे भी इनका नाम हमें याद आ रहा है। तो आखिर इस माउंट बैटन का संबंध भारत से कैसे जुड़ा? चलो थोड़ा सा हम ना प्रीवियस पीछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा पॉलिटी के भाग में जाते हैं। माउंट बैटन, जब भारत का इन लोगों ने, अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि अब भारत को हमें आज़ाद कर देना है, अब भारत को हम अपने अंडर नहीं रखेंगे बल्कि अब हम उसको आज़ाद कर रहे हैं, तो इस काम के लिए उन्होंने किसको भेजा? इस काम के लिए वो भेजते हैं माउंट बैटन को। कभी तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं कभी आया कि आखिर इतने बड़े काम के लिए, जहाँ पे भारत को स्वतंत्र करना था या कह सकते हो विभाजन वाली स्थिति थी, उस टाइम पे माउंट बैटन को ही क्यों चूज़ किया गया? जबकि अंग्रेज़ के वहाँ पे और भी तो काबिल ऑफिसर्स होंगे, तो उनको क्यों नहीं चूज़ किया गया? और माउंट बैटन पे इतना भरोसा आखिर क्यों था? अंग्रेजी सरकार को इतना भरोसा क्यों था माउंट बैटन के ऊपर? अच्छा भाई, इतना भरोसा इसलिए था, मुझे लगता नहीं है कि मैक्सिमम लोग उसके बारे में पता होगा। ये माउंट बैटन जो इंसान है, ये क्वीन विक्टोरिया जो हुआ करती थी उनके ग्रेट ग्रैंड सन थे, पर पोते जिसको आप कहते हो, क्या थे? ग्रेट ग्रैंड सन थे। इसी वजह से ये जो जिम्मेदारी थी ना, ये दी गई थी माउंट बैटन को भारत का विभाजन के टाइम पे कि जाओ भैया, अब वहाँ से अपनी सारी सेना को वहाँ से निकाल के लेके आ जाओ, हो गया जितना भी अपना काम था वो सारा फिनिश हो गया है। ये थी पूरी की पूरी सिचुएशन। अब सिचुएशन ऐसी है कि मैम आखिर ये डायरी जो है ये है किसके पास? तो यूके की जो गवर्नमेंट है ये इतना पैसा दे किसको रही है? $8 लाख की बात कर रहे हैं, तो इतना पैसा ये आखिर दे किसको रही है? और अगर हम इंडियन रुपी में बात करें तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि 6 करोड़ के मध्यस्तर के बीच तक में तुम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखो, माउंट बैटन ये डायरी जो है कि यूनिवर्सिटी के पास है, तो उस यूनिवर्सिटी हुए काफ़ी केसेस भी हुए हुए हैं। इस आदमी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है, जैसे हमारे होता है ना RTI, एग्जैक्टली उसी इन्फॉर्मेशन की बात करें, उसके अंतर्गत वो अपने लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने भी एक केस फाइल किया और कहा है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने तक नहीं रख सकते हो। अब पूरी कहानी समझते हैं इसके पीछे की। माउंट बैटन इंडिया आए, अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट भारत से है। भारत में भी काफ़ी उथल पुथल और चहल जो है वो हमें सुनने को इस चीज़ों में मिल रही है। हुआ क्या सिचुएशन?
माउंटबैटन जिस टाइम पे विभाजन करने के लिए आए थे, तुम लोग ये तो चीज़ जानते हो अच्छे तरीके से कि हमने कई बार इतिहास की किताबों में, हमने कई बार कई जगह पे ये ज़रूर सुना है कि अंग्रेज़ों ने विभाजन कराया है। देखो, अंग्रेज़ों ने विभाजन नहीं कराया, विभाजन कराने वाली कोई और थी। अंग्रेज़ों ने बहुत ही नेस्टी विड्रॉल ज़रूर किया है। मतलब ये कि तुम एक देश पे बहुत साल से तुम राज कर रहे हो, किसी एक देश पे, और तुम अचानक से एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में वहाँ से छोड़ के चले आते हो। मतलब क्या है? मतलब कि ये है कि माउंटबैटन को ये टाइम दिया गया था कि 1948 में तुमको क्या करना है, भारत में पूरी तरीके से अपना जितना भी ट्रूप है पूरी तरीके से विड्रॉ करना और भारत को आज़ाद कर देना, 1948। लेकिन एक साल पहले ही माउंटबैटन ने, यानी कि 1947 में ही भारत छोड़ दिया था। अब समझो, भैया बैठाया गया जिन्ना को, जितने भी आपके लीडर्स थे, जिन्ना थे, नेहरू जी, गांधी जी, ये सारे लोग मिलके बैठे और इस बात पर डिस्कशन शुरू हुआ। अब तुमको पॉइंट समझने की बात है कि डिस्कशन किस बात पे हुआ। सारे नेताओं का भी ये मानना था, जितने भी आपके नेता थे उनका भी ये मानना था, और इवन माउंटबैटन और अंग्रेजी शासन का भी ये मानना था कि ठीक है, आपको बंटवारा करना है, बंटवारा कर लो, आपको मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाना है, आप अलग देश बना लो मुसलमानों के लिए, लेकिन जब भी 3 चीज़ें जो होंगी वो भारत सरकार के अंतर्गत रहेंगी। जब बात आएगी इंटरनेशनल रिलेशन की, विदेशी बात आएगी जब, तब। दूसरा, जब रक्षा की बात आएगी, डिफेंस की जब बात आएगी, तो कौन करेगा? फैसला जो होगा वो भारत करेगा। तीसरा, जब कम्युनिकेशन, संचार की जब बात आएगी, तो वो कौन करेगा? वो भी करेगा भारत। इसको कुछ और आसान भाषा में समझते हैं। हमने स्टेट लिस्ट पढ़ा है और हमने सेंट्रल लिस्ट पढ़ा है, याद आ रहा है थोड़ा सा? यूनियन लिस्ट पढ़ा है, स्टेट लिस्ट पढ़ा है। तो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर फैसला कौन ले सकता है? राज्य ले सकता है। राज्य भी तो अपने आप प्रकार से एक अलग इंडिपेंडेंट है ना, एक अलग एंटिटी है, अलग है, ठीक है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, जैसे किसी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है? खुद राज्य के पास होती है। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हम बात कर रहे हैं इधर के बारे में भी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब चाइना अटैक कर रहा हो हम पे, पाकिस्तान के साथ ही स्टिल जब हम किसी अटैक वाली सिचुएशन में होते हैं, वैसे उनकी है नहीं उतनी ज़रूरत, हमें उनको हरा देते हैं, तो खैर जब भी ऐसी सिचुएशन पे होते हैं तो फैसला कौन लेता है? हमेशा सेंटर लेता है, यूनियन लेता है, राज्य नहीं लेती है। लेकिन हाँ, उनके राज्य में राज्य क्या है? एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी ही समझ लो ना। उनको तुम रोक टोक नहीं करते हैं कि अच्छा तुमने यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बनवा दी, अच्छा तुमने यहाँ पे ये काम कैसे करवा दिया। हमने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है, वहाँ पे भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है उधर, है ना। ओके, शुक्रिया, बात आई समझ में। तो यही चीज़ बेसिकली हम तब कह रहे थे पाकिस्तान को कि भैया तुमको पाकिस्तान चाहिए, तुम ले लो पाकिस्तान, तुमको जितनी भी चीज़ चाहिए तुम सब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये 3 चीज़ों की जब बात आएगी ना, तो यहाँ पे फैसला कौन लेगा? यहाँ पे फैसला लेगी इंडिया। बात समझ में आई? किसकी चीज़ों की? रक्षा के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, और कम्युनिकेशन के मामले में बात कौन करेगा? इंडिया। लेकिन इस बात के लिए जिन्ना जो थे वो जिद पे अड़े हुए थे। सबने कहा कि भाई मान लो तुम इंडिपेंडेंट ही रहोगे, 2 देश ही रहेगा, एक भारत रहेगा और एक पाकिस्तान रहेगा, जैसा तुम चाह रहे हो, जहाँ पे मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम जनसंख्या के लोग हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जैसा तुम्हारी मांग है। लेकिन जिन्ना इस बात पे अग्री किए नहीं। सबने कहा कि देखो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये अखंड भारत के अंतर्गत आनी चाहिए। माउंटबैटन ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन इसके बारे में सुना नहीं गया। तो फिर माउंटबैटन ने कहा कि भैया तुमको जो करना है करो, एक काम करते हैं, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप लोग वो करो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब बात करें प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। हमारे यहाँ ना 2 तरीके से डिवाइडेड था, एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। बोले मैम प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया बोल के भी कोई जगह थी क्या? समझाती हूँ। प्रिंसली स्टेट्स वो थे, देखो, जहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल था। अगर मैं थोड़ा सा मुगलों की भी बात करूँ ना, तो मुगल के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि राजा रजवाड़ों का रूल नहीं था। देखो, एक मुगल था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, और बाकी जितने भी राजा रजवाड़े, जितने भी जिले कस्बे राज्य के जितने भी जगह जगह पे जो लोग हैं, वो किसकी बात मानेंगे? वो उसकी बात मानेंगे जो दिल्ली में बैठा हुआ है ना, या लाहौर में जिसकी सत्ता है, तो वो उसको ओबे करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अपने अपने सर पे सारे लोग थे ना, जैसे कि आमेर में तुम देख लो, हैदराबाद में देख लो, ठीक है, उधर जोधपुर में तुम देख लो, तो यहाँ पे सारी जगह पे इनको बस क्या कह दिया गया था कि भैया तुम अपना राजपथ पढ़ाओ, वही सब्सिडियरी अलायंस जो मैंने आपको पढ़ाया था
कि आपकी फोर्स की जगह पे हमारी फोर्स होगी, आप वहाँ राजपाट सब करोगे, आपकी इज्जत भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन आप ब्रिटिशर्स के अंदर, आप पैरामाउंट पावर के अंदर आप रहोगे। मतलब हम पे आपका हक होगा। अगर हमको जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना, हम आपको बुलावा भिजवाएंगे, सुनो हमें लड़ाई लड़ने जाना है, तो आप तुरंत अपनी सेना लोगे, आप तुरंत वहाँ से हमारे पास आ जाओगे। हक, अधिकार होना। तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, एक छत्र राज नहीं कर रहे हो तुम हराना सांगा की तरह कि भैया तुम्हारी अपनी मनमर्जियां होंगी, तुम हमारे अंडर हो। ये थे प्रिंसली स्टेट, जिन्होंने समझ लो कि अपना सर्वोच्च राजा मान लिया था। किसको? ब्रिटिशर्स को। पहले दिल्ली वालों को मानते थे, अब अपना सर्वोच्च राजा मान लिया था ब्रिटिशर्स को। ये थे वो प्रिंसली स्टेट जिनको पेंशन और डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स जो हैं वो उपलब्ध कराए जाते थे। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने इनको अपना कर्मदाता और जननी जो भी मान लो, सब कुछ सर्वो सर्वा इसी को मान लिया था ब्रिटिशर्स को। ये वो राज्य थे जो प्रिंसली राजा रजवाड़ों वाली जगह में, जहाँ मस्त पेंशन लेते थे ये लोग, आराम से बैठे रहते थे पेंशन लेके ब्रिटिश के अंदर, और अपना राजपाट भी दिखाते रहते थे प्रजा के ऊपर। दूसरा, ब्रिटिश इंडिया का वो हिस्सा जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में था, जो कि डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। अगर को समझोगे ना तो किसके, अच्छा मैं यहाँ पे बस आगे बढ़ा रही हूँ, वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर आता था। जैसे बैटल ऑफ प्लासी याद है? जैसे मैंने बात की बैटल ऑफ बक्सर, बिहार में, बंगाल में, ठीक है, इन सारी एरियाज़ में, जो कि इनके डायरेक्टली इनके अंदर आता था। मतलब यहाँ पे मेरा ही राजपाट है, ये मेरा डायरेक्ट जगह है। जैसे हम लोग कहीं भी रहते हैं, हम कहते हैं ना हमारा घर इधर है, हमारा घर इधर है, वैसा वाला सिचुएशन, ठीक है। अब एक और भी आता था प्रोविंशियल। ये क्या था मैम? तो ये समझ लो ना एक तरीके से कि आज का जैसे यूनियन टेरिटरी है ना, कि तुम्हारा ही होगा, तुम एक नाम की जगह होगी, लेकिन वो बेसिकली हमारे अंदर आएगा, केंद्र शासित जगह में होगा। जैसे इस जगह में तुम राज करोगे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे जगह हमने निकाल दिए, लेकिन वहाँ पे होगा क्या? बेसिक राज हमारा होगा। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भाई हम जा रहे हैं, प्रिंसली स्टेट को कहा कि आपको इंडिया के साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये आपका मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। आपको आज़ाद होकर रहना है, या आपको जो भारत बन रहा है, जो हिंदुस्तान बन रहा है, आपको उसमें रहना है, या फिर जो पाकिस्तान है आपको उस तरफ जाना है, ये आपका डिपेंड है। तुमको आज़ाद रहना है, जैसे कहते हैं ना, तुमको आज़ाद होना है खुद में, या तुमको भारत के साथ जाना है, या तुमको पाकिस्तान के साथ जाना है, तुमको जिसके साथ जाना तुम जाओ। मतलब इस कंडीशन में छोड़ दिया, एकदम नेस्टी कंडीशन में, तुम समझ रहे हो? उन लोगों को जिनको आदेश देना चाहिए कि हाँ भाई तुमको उसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है, बताओ, लेकिन नहीं, तुमको अगर स्वतंत्र रहना है, अपना अलग देश बना लेना है, अलग अलग राज्य, मतलब ये कह दिया कि तो और ज़्यादा अलग हो जाओ बेसिकली। और ये हुआ भी। हैदराबाद वाले निज़ाम अलग होना चाह रहे थे, अपना अलग देश बनाना चाह रहे थे। मैंने आप लोग की क्लास भी ली थी उस पर, अलग देश बनाना चाह रहे थे। जूनागढ़ में जो है गुजरात वाला, जहाँ पे 99% अगर आप आबादी देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी थी, और राजा चाह रहा था, भैया पहले बोला कि हम अलग देश बनाएंगे, गोली खिला रहा था हमारी सरकार को उस टाइम पे, कि पहले तो कह रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे, फिर बाद में उस रिश्तेदार निकलता है जिन्ने के साइड का और कहता है कि हमें जा रहे हैं किधर, पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर बाद में भाग ही गया जूनागढ़ वाला, तुम देख लो, याद अगर तुम लोग को याद रहा होगा ये सारी कंडीशन। उधर जोधपुर के भी एक राजा थे, कह रहे थे भैया हमको तो क्या देने वाला है, हमको तो पोर्ट देने वाला है, हम तो जा रहे हैं करके सिचुएशन, जिसको कैलिकट पोर्ट देके मनाया गया था। एग्जैक्टली अगर पटेल साहब और मेनन साहब नहीं होते तो आज ये भारत, जिसको बहुत ही बुरे कंडीशन में छोड़ के गया था ये माउंटबेटन, तो आज भारत का जो आप मैप बना रहे हो ना इतना बड़ा, ये शायद अपनी जगह पे नहीं होता। हाँ, डोमिनियन की स्टेटस मांग कर रहे थे। हाँ चलो ठीक है, बात आई समझ में। ये था पूरा का पूरा इनका कंडीशन। उसके साथ ही जब ये डिसाइड हो गया, जब जिन्ना ने कहा कि भैया हमको नहीं रहना है इंडिया के साथ, बल्कि हमको अलग बनाना है, हमको अखंड भारत का हिस्सा नहीं बनना है, उसके बाद माउंटबेटन ने बुलाया किसको? रेडक्लिफ को। ठीक है, रेडक्लिफ जो तुम सुनते हो नाम, हाँ, अब रेडक्लिफ को बुलाया, और ये कहा जाता है, ये क्लेम किया जाता है कि रेडक्लिफ ने कोई भी ग्राउंड वर्क नहीं किया था, और बिना किसी ग्राउंड वर्क के उसने भारत का विभाजन कर दिया था। क्या बोला मैंने? उसने कोई भी ग्राउंड वर्क नहीं किया था और भारत का विभाजन कर दिया। मतलब क्या? उसने मैप उठाया रफली और उसने बस ऐसे ड्रॉ कर दिया, मैप में बाउंड्रीज उसने ड्रॉ कर दी।
तुम्हें नहीं पता है, जब अगर मैं कहती हूँ ना, हमने कहा कि अरे बिहार बहुत बड़ा जगह है, यूपी बहुत बड़ा जगह है, आपको पता है कि यूपी में खुद में कितने कितने सारे राज्य हैं, किन की बाउंड्रीज किसके साथ लग रही हैं। जब तक आप ग्राउंड में जाके नहीं पता करते हो आपको नहीं समझ में आएगा। आप कोई रेस्टोरेंट खोलने का प्लान करते हो, सपोज मैं एक छोटी सा बात बोलती हूँ, तो आप क्या कहते हो, आपको ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत होती है, कितनी आबादी है, कहाँ का एरिया कैसा है। आप कोई बिजनेस प्लान करते हो, भाई ये तो देश का बंटवारा हो रहा था, इसने रफली मैप उठाया, बोला अच्छा ये यहाँ, एक मैप खींच दिया, बोला यहाँ से इंडिया, यहाँ से भारत भाई, और यहाँ से पाकिस्तान होगा। कहते हैं कि कुछ ऐसा हो गया था कि आधा ज़मीन उधर और आधा ज़मीन इधर, एक ही घर में ऐसा हुआ था कि घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ गया और आधा हिस्सा भारत में पड़ गया। आप लोगों ने भी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें दो भाई ऐसा कहते हुए रो भी रहे थे, एक भाई जो है खान हो गया था, एक भाई दूसरा था, और उसका आधा घर का पार्ट जो है पाकिस्तान में पड़ता है और आधा घर का पार्ट जो है वो इंडिया में पड़ता है। कितना गंदे तरीके से इन लोगों ने विभाजन किया था कि तुम यकीन नहीं मानोगे। मतलब ज़मीन का पूरा एक हिस्सा है, छोटा सा ज़मीन है, उस ज़मीन का आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा जो है वो भारत में आ गया है। घर सोच रहे हो यार, आधा घर चला गया है कि पाकिस्तान में और आधा घर इंडिया में है। और इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? माउंट बैटन को। रीजन रेडक्लिफ को किसने बुलाया था? माउंट बैटन ने। रेडक्लिफ ने बस अपना कहते हैं ना कर्तव्य टालन करना, बस एक लाइन खींच दी और बोला ये लो हो गया आपका विभाजन, अब जाओ जाके खुश रहो। पूरा सीन इन्होंने ऐसा कर दिया। अब आखिर बात क्या है? एक किताब जो लिख रहे हैं, तुम अगर ध्यान दोगे, पता नहीं मैंने किताब का इसमें नाम डाला है या नहीं डाला है, किस नहीं डाला है, ओके। अगर किताब की मैं बात करूंगी, इसमें था माउंट बैटन की पिक्चर है और उनकी वाइफ की पिक्चर है, और उसमें ये लिखा गया है कि माउंट बैटन, देयर लाइफ्स एंड देयर लव्स, देयर लाइफ एंड देयर लव्स। इसको मैं इरेज करके लिखती हूँ। क्या बोला गया है? देयर लाइफ एंड देयर लव्स। मैम बोले तो लव्स का मतलब, अब इस मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना जो मैं भी बोलने वाली हूँ। इसमें इनकी जीवनी के बारे में ये जो किताब लिख रहे हैं ब्रिटिश ऑथर, इन्होंने कहा है कि माउंट बैटन जो थे ये अपनी पत्नी की तरफ वफादार नहीं थे। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। माउंट बैटन जो है वो अपनी पत्नी की तरफ वफादार नहीं थे। सिमिलरली उनकी पत्नी भी जो थी माउंट बैटन की तरफ वफादार नहीं थी, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि माउंट बैटन के संबंध कई स्त्रियों के साथ थे और दूसरी साइड पे उनकी पत्नी के संबंध भी बहुत सारे लोगों के साथ थे। इसके बारे में क्लेम किया गया है। कहा जाता है कि इस राइटर ने विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा किया है, बहुत सारे कोर्ट में केसेस किए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। जैसे हमारे हैं ना इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप RTI फाइल कर सकते हो। वैसे इन्होंने 2.5 करोड़ रुपये अब तक खर्च कर चुके हैं बस इसलिए माउंट बैटन की लाइफ के बारे में चीज़ें जुगाड़ने में। अगर हम विभिन्न पब्लिक डोमेन में जाएंगे तो हमें बहुत सारी पब्लिक डोमेन में इनके लिए चीज़ें मिल जाएंगी जो इस बात की पुष्टि करती है कि हाँ माउंट बैटन के संबंध कितने ज़्यादा, कितनी अलग अलग स्त्रियों से पाए गए थे, साबित किए गए थे, साथ ही उनके स्त्रियों के भी। अब मैम यहाँ का मुद्दा ये कैसे कनेक्ट कर रहा है? ऐसे कनेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कहा गया कि माउंट बैटन की जो पत्नी है इनका संबंध जवाहरलाल, ऐसा क्लेम किया जाता है कि इनका संबंध जवाहरलाल नेहरू से था, जिन्हें अलग अलग पब्लिक डोमेन में अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा है नहीं राजीव दीक्षित जी की, कभी आप लोगों ने पढ़ा है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, उनकी तो भी डेथ हो गई है। मुझे वो वाली स्लाइड का है, रुको मुझे वो दिखाने दो। ये माउंट बैटन के बारे में कुछ जानकारियां हैं, तो जिसमें ये कहा गया है कि नेहरू जी के साथ उनकी कुछ पिक्चर्स पाई गई हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि ऐसा क्लेम करते हैं कि माउंट बैटन की, यानी कि जो लेडी माउंट बैटन है, उनके संबंध थे नेहरू जी से। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये डायरी बाहर आ गई तो भारत में और पाकिस्तान में जो नज़रिया है आज विभाजन का, वो विभाजन का नज़रिया बदल सकता है, क्योंकि माउंट बैटन और उनकी पत्नी दोनों के दोनों अपनी डायरी में हर एक चीज़ों को लिखा करते थे, अच्छी बुरी,
कैसी भी चीज़ हो रही है उसको वो लोग डायरी में मेंशन करते थे। तो अगर ये डायरी बाहर आ गई, जिसके लिए अंग्रेज़ी सरकार जो है वो डर रही है, और जिसके लिए उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का मैं आपको नाम बताती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने, यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जिस यूनिवर्सिटी ने इनकी डायरियों को अपने पास प्रिजर्व करके लाइब्रेरी के अंदर एक अलग जगह में रखा हुआ है, जिसके लिए सरकार कह रही है कि भैया तुमको हम 6 करोड़ रुपए देते हैं, यानी कि $8 लाख तुमको देते हैं, तुम रखो, लेकिन इस जानकारी को बाहर मत आने देना। तुमको केस लड़ना है, केस लड़ो, क्योंकि केस ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया हमें इंफॉर्मेशन का राइट है, हमें राइट दिया जाए। तो लेकिन ये डायरी जो है ये बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना आज भारत के साथ जो रिश्ते हैं यूके के साथ, और जो विभाजन जो हुआ है, उससे बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे रहस्य जो हैं, जो शायद कोई नहीं चाहता है कि जानना जाए, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। राइटर का नाम है एंड्रयू लॉनी। राइटर का नाम क्या है? एंड्रयू लॉनी। मैंने इसलिए लिख रखा था मैम, फिर तो पाकिस्तान, गिव मी अ सेकेंड, क्या बोल रहे भाई? पाकिस्तान इंडिया सब जगह फूड, हाँ फूड कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो जानकारियाँ बाहर आ जाएंगी, जिनकी कह सकते हो कि हम लोग अवगत नहीं थे इस चीज़ों के बारे में। कुछ जानकारी देख लो इसके बारे में। 1948 तक भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल भी रहे थे। दूसरी चीज़, मैंने जो बताया कि भारत की आज़ादी की तारीख अगस्त 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 कर दिया गया, क्योंकि जिन्ना जो है वो अखंड भारत के लिए नहीं माना था। अच्छा, साल 1958 में ये ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस भी बने थे। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस भी बने थे। ये क्या होता है मैम? एक प्रकार से तुम समझ लो रक्षा मंत्रालय का पद होता है। और अगर आपको याद हो तो ब्रिटिश में उनके फैमिली में एक प्रथा है। वो प्रथा क्या है कि जो उनका राजकुमार होता है, जो उनके घराने का, उसको भाई नेवी में जाना होता है, जिससे वो एहसास कर पाए कि खुद में भी वो देशभक्ति की भावना ला पाए। तब तो लोग भी निकलेंगे, है ना। चलो, वहीं पे 1979 में आयरलैंड में गए हुए थे छुट्टियां मनाने, जहाँ पे IRA के जो रिबेलियंस थे उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। कहते वो फिशिंग बोट में बम लगा दिया था और वो बम फूटने से इसकी मृत्यु हो गई थी माउंटबैटन की। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, अभी वॉइसरॉय में इसके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं इसको लेके, जैसे कि पंजाब, बंगाल में बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन था वहाँ के कुछ राजाओं में कि जो भारत के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाह रहे थे, जो कह रहे थे हमको अलग। देखो तुमको क्या होता है ना, अगर तुमको एकदम तुम्हारे पास से रिस्ट्रिक्शन हटा लिया जाए और तुमको बोला जाए तुमको जो करना है बेटा तुम जाके करो, तुम तो वही करोगे। तुम तो ऑलरेडी पहले ब्रिटिश के अंदर अधीनता स्वीकार कर लिए थे, अब तुम तो बोलोगे ही कि भाई हम तो खुले तरीके से हम घूमेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम भी अलग राज्य बना, हम भी अलग, भले ही चीज़ की चिंता है कि तुम्हारे पास कैपिटल है कि नहीं, भले पाकिस्तान को भी चिंता नहीं थी इस बात की कि उसके पास कैपिटल था कि नहीं, भले हम ही से मांग के 75 करोड़ रुपए उसने अपनी जगह को बनाया हो, हमारा RBI खाली करके, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पैसा कौन देगा? अब्बा जान देंगे पैसा, बात खत्म। वैसा ये जो राज्य थे ना, जो अलग होना चाह रहे थे इंडिया से, ना ही किसी के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे, अगर यकीन मानो अगर पटेल साहब नहीं होते, मेनन साहब नहीं होते ना, तो आज आप जो अखंड अभी भारत जो आप देख रहे हैं ना, जो अभी पूरा इंडिया का आप जो मैप बना रहे हैं, इसमें पता नहीं है जाने कितने सारे टुकड़े हो गए होते, क्योंकि जोड़ने वाला कोई नहीं था, सारे सिर्फ अलग करने वाले थे। इस बाउंड्री की वजह से हमें आज भी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो होती ही आ रही हैं, जानती आ रही है। आई होप कि आज का जो आप लोग क्लास लगा हो उसमें आपको थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का और थोड़ा सा पॉलिटी का दर्शन आप लोग को हुआ हो, जहाँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग को मालूम चली हों। ये भाई गांधी जी हैं, ये माउंटबैटन, और मानते हैं ये उनकी जो है ये पत्नी है, और तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी, इनकी पत्नी नहीं, जवाहरलाल नेहरू माउंटबैटन की वाइफ ये है लेडी माउंटबैटन। और मैं तुमको एक चीज़ और बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो किधर गया? थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ आपको मैंने क्या बताई थी कि इन लोग का ना, जैसे कि लॉर्ड
माउंट बैटन, ये सारे जो नाम आते थे ना, नाम कहाँ से बेसिकली आते थे, लेकिन चूंकि भैया ये तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, रॉयल ब्लड से बिलोंग करते थे, तो सीन अलग था। खैर ध्यान दोगे, अर्ल माउंट बैटन जो थे ये बर्मा के रहे थे, प्रिंस लुइस और बैटनबर्ग 25 जून। ध्यान रखना ये कहाँ पे, बर्मा वाला, ये सीन के लिए मैंने आप लोग को बताया था। चलिए गाइस, फिर थैंक यू एवरीवन, और आई होप कि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और ठीक है, हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में। चलो ठीक है, फिर आप लोगों से हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही सेशन और कुछ टॉपिक के साथ, जहाँ आप लोग को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो जानकारियाँ थोड़ा सा आपसे अभिज्ञ हो और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं। चैनल को आप लोग लाइक और शेयर एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।